हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का लगातार वीडियो मैं डाल रहा हूं। साथ में स्टैटिक्स जीके और इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर का भी वीडियो डाला गया है इसमें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी मैंने वीडियो डाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। और आज का टॉपिक है भारत में कृषि। तो कृषि के अंतर्गत जो है दोस्तों, हम लोग पूरा जो है भारत में जितने भी तरह के डाटा होंगे और जितने भी मेंस राइटिंग के और जितने भी भारत में ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा, झारखंड एसआई, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब में आपको जो है ये काम देने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग जो है भारत में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान और कृषि के क्षेत्र में जो आधुनिक विकास हुआ है भारत का, उसमें उसकी समझ को जो है हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं वीडियो की सहायता से। तो उससे पहले कि दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो भारत में कृषि, तो देखिए दोस्तों, भारत जो है शुरू से ही जो है भारत जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है। वो आज़ादी के बाद हो या फिर आज़ादी के पहले का बात हो, भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में और लगभग आत्मनिर्भर है। कुछ कुछ ऐसे फसल है जिसको भारत को आयात भी करना पड़ता है और निर्यात भी करना पड़ता है। तो चलिए एक एक टॉपिक को जो है आज हम लोग कवर करेंगे, भारत में कृषि और उसके जुड़े जितने भी तथ्य हैं, और जो है इससे जितने भी तरह के एमसीक्यू बनेंगे, लास्ट में मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, भारत में कृषि पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी कृषि पर निर्भर है, इसका मतलब लगभग 100 में 55% यानी 55 आदमी जो है वो कृषि से है, जो रोज़गार पाती है या फिर उसमें संलग्न है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब भारत में कृषि नीति लाई गई, उसके बाद जो है जीडीपी, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एक देश के अंतर्गत एक साल में जितने भी उत्पादन का ओवरऑल आपका एक डाटा होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में जो है भारत के जीडीपी में कृषि का भागीदारी जो है वो 52% था, ठीक है। लगभग 52% जो है वो कृषि से आय होता था भारत के जीडीपी का, ठीक है। वो 2019-20 में जो है वो घट के कितना हो गई, लगभग 17.8% हो गई, ठीक है। लेकिन इससे ये घटने से ये आप लोग नहीं सोच लीजिएगा कि कृषि जो है वो दिन पर दिन कृषि की व्यवस्था जो है वो गिरते जा रही है, नहीं। जैसा कि उत्पादकता जो है भारत में कृषि का और बढ़ा है। आपका जो है वो जब क्रांति हुआ था, कृषि क्रांति हुआ था, आपका एम एस स्वामीनाथन जो लाए थे, तो उसमें क्या हुआ, जैसे अभी अर्थव्यवस्था जीडीपी में 3 सेक्टर में बांटे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि, मत्स्य पालन, ये सब को डाला गया है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हो गया, परिसंघ हो गया, इसको डालते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो गया, जैसे कंपनियां वगैरह हो गई, सब कुछ उद्योग। और उसके बाद जितने भी तरह के अभी जो टेक्निकल जितने भी तरह के आय हो गए हैं भारत सरकार का, उसमें है, ठीक है। तो 2019-20 में जो है कृषि का भागीदारी भारत के जीडीपी में 17.8% था, और 2020-21 में कृषि में भागीदारी जीडीपी में जो है वो बढ़ के 19.9% हो गई है। तो कोविड-19 एक महामारी जो आई थी, जिसमें एक कृषि सेक्टर था भारत का जो लगभग प्लस पॉइंट को जो है वो डिनोट करता था, यानी 3.54 से जो है वो ग्रोथ इसका हुआ था, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश था। और कोविड-19 से जो है वो कृषि पे लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जिसके कारण जो है जीडीपी में इसका अमूल्य योगदान रहा है कोविड-19 के कारण, और खाद्यान्न की जो है उपलब्धता से आर्थिक संकट से जूझते हुए, ठीक है।
तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा, तो CSO जो है वो देख लीजिए, आप याद रखिएगा, ये पूछता है CSO यानी राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। देखिए पहले NSO होता था, NSSO होता था और CSO, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। यानी CSO यदि केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जो है, जो भारतीय मतलब राष्ट्रीय आय की गणना करता है, जितने भी नेशनल स्तर के आय की गणना जो होते हैं, नेशनल डाटा जो भी तैयार करती है, वो CSO के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और इससे पहले NSSO नाम का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि क्या करती थी, गांव-गांव में जो है वो अपना कैंपेन चला के बेरोजगारी कितना % है, भुखमरी क्या है, और इससे जुड़े जो डाटा वो जो है वो जारी करती थी। फिर बाद में इसको CSO में जो है सबमर्ज किया गया था। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, कृषि को रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में यानी सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग परिसंघ को रखा गया है, और टर्टियल सेक्टर में यानी तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा गया है। और अभी भारत के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत में कृषि जो होती है वो कृषि मुख्यतः किस पे आधारित है। जैसे भारत का कृषि जो है मुख्यतः 2 चीज़ों पे आधारित है। अगर मानसून के अनुसार चलेंगे तो, मतलब कृषि के अनुसार चलेंगे तो देखिए, एक तो बात है, भारत जो है, भारत का लगभग 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर आधारित है, ठीक है। यही कारण है जो भारतीय कृषि को जो है वो मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि किसी वर्ष अगर भारत में मानसून सक्रिय या फिर समय से पहले आ गया हो या फिर समय से बाद आता है, तो खाद्यान्न की उपलब्धता और जितने भी फसल होते हैं उसके उत्पादकता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लगभग मानसून का चैप्टर भी मैंने आपको करवा दिया है, इससे पहले का वीडियो मैंने, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और लगभग जो बचा है 45% वो क्षेत्र क्या है? सिंचित क्षेत्र है। लगभग सिंचित क्षेत्र उसको बोलते हैं जिसमें कि तालाब हो गया, कुआं हो गया, पंप सेट हो गया, उससे कृषि किया जाता है। यानी वहाँ अगर बारिश जो है अगर न के बराबर अगर बारिश उस साल ना भी हुई है, तो वहाँ पे जो है वो बारिश के कारण वहाँ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो उस क्षेत्र में जो है वो 45% वाले क्षेत्र में वो कृषि की उत्पादकता जो है वो बनी रहती है, ठीक है। अब भारतीय किसान है, तो भारतीय किसान जो है वो मुख्यतः जो है वो क्या लगभग 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाती है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, तो वैसा फसल खाद्यान्न फसल होता है जिसको हम लोग मुख्य रूप से आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, हो गया। और उसके बाद लगभग 30 से 35% वाणिज्यिक फसलें उत्पादन करते हैं, उगाता है। तो वाणिज्यिक फसलें के अंतर्गत आ गया कपास आ गया, जूट आ गया, पटसन आ गया, तो वो क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भारत में कुल क्षेत्रफल का जो है वो, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% क्षेत्र, यानी लगभग सपोज मान लीजिए अगर भारत के पास अगर 100 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसमें से 51 हेक्टेयर ज़मीन पे कृषि किया जाता है। लगभग 21% जो क्षेत्र है भारत का, उस पर वन क्षेत्र है, 24% बंजर भूमि है, और 4% चारागाह क्षेत्र है, जिससे कि आपको मैं नेक्स्ट ये जो उसके बाद बताऊंगा, देख लीजिए आप, इसको पिक्चर से क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें क्या है देख लीजिए, कृषि है, 51% कृषि से है, 21% में वन है, 24% बंजर भूमि है, ठीक है। और लगभग 4% चारागाह क्षेत्र है। हम लोग गांव में ही देखते हैं चौर और चौराहा बोलते हैं, जिसमें कि कृषि योग्य भूमि तो है, लेकिन उसमें क्या है, आदमी वहाँ का किसान जो है उस क्षेत्र तक यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी उनको नहीं मिला है, जिसके कारण जो है वो कृषि करने में उस जगह पे असमर्थ रहे हैं। अब भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं भी है, जिससे कि इतने बड़े क्षेत्र पे कृषि होने के बाद भी भारत जो है कुछ ऐसा फसलें हैं जिसके उत्पादन में और वृद्धि हो सकती है, जिससे कि दूसरे देश से निर्यात भी करना पड़ता है। जैसे कि दाल, भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जो है वो उत्पादन करती है, लेकिन कुछ देश तब पर भी भारत में दाल का अधिक मांग होने के कारण वो कुछ और देशों से भारत को निर्यात करना पड़ता है, यानी मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो भारत की कृषि जो है उसके समक्ष कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि
मानसून पर आधारित समस्या निर्भर करती है। ठीक है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, मानसून का जुआ शब्द क्या होता है। कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। तो भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है। अभी तो जो है 20वीं सदी 21वीं सदी आने के बाद जो है कुछ कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन अभी भी कुछ गांव ग्राम में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी जो है वो भारत में जो है अशिक्षित किसान है, और वो पुराने तरीके से जो दादा परदादा और अपने बाप दादा से जो है वो जो भी कृषि से वो जो सीखे हैं उसी तरीके से अपना कृषि करते हैं। जैसे ट्रैक्टर का अभाव होने के कारण जो है वो ट्रैक्टर के अभाव में वो जो है बैलगाड़ी से जो है वो कृषि का जोत करते हैं। साथ में जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो है वो पिछले साल की तुलना में जो गेहूँ चावल चाहे जो भी फसल है उसी के बीज का इस्तेमाल जो है अगले बार करते हैं, जिससे कि उत्पादकता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कृषि जोत का छोटा आकार, ये तो मुख्य एक समस्या है। भारत में लगभग 2/3 यानी लगभग 66-67% किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, जिससे कि क्या होता है, किसान जो है यहाँ पे छोटे किस्म का किसान है, जिससे कि वो अपने मूल आवश्यकता तक ही सीमित रहते हैं और वो मार्केट में जो है अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते हैं, जिससे कि भारत के किसान की स्थिति जो है दिन पर दिन और दयनीय होती जा रही है। तो उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है अगर उनको कृषि के क्षेत्र में जो है वो प्रशिक्षण दे के साथ में उच्च गुणवत्ता वाले मशीनरी और उनको बीज दे के जो है और टेक्नोलॉजी के बारे में बता के जो है उसी क्षेत्र में जो है वो उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बीज की निम्न गुणवत्ता, जैसा कि इस टॉपिक मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। बीज की निम्न गुणवत्ता, भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। जैसे कि विदेशों में क्या होता है, रिसर्च ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि जो है वो आवंटन की जाती है। यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण पैदावार बहुत कम होती है। गांव में तो आप जाइएगा ना, जाइएगा तो पता चलेगा कि पिछले बार जो मूंग का खेती हुआ है, तो किसान का जो है वो किसान अपने अनुसार जज कर लेता है पिछले बार जो है किस खेत में मेरा मूंग का अच्छा पैदावार हुआ है, तो उसी बीज को जो है वो अगली बार जो है वो कोई अच्छी जगह में रख के और उसी बीज का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और उसमें बीज जो है बहुत सारे 10% बीज नुकसान हो गए हैं। तो बीज का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अगली बार क्या होता है, उनका पैदावार जो है वो कम होता है। ठीक है, भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं, ये भी है एक भारत में जो है एक मूल समस्या है। भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सारा अनाज सड़ जाता है, जिसके लिए भारत सरकार जो है वो FCI जो है उसका स्थापना की थी, जिससे क्या होता है, भारत में जो जितने भी खाद्यान्न है भारत सरकार खरीद के और उसको जो है एक बफर वहाँ पे जो है वो रखती है, जिससे कि अगर जैसे खाद्य सुरक्षा कानून आया था, उसके बाद जो हम लोग देते हैं गांव ग्राम और शहरों में जो हम लोग अनाज का वितरण करते हैं, इसी के सहायता से होता है। और कृषि को भारत के किसान जो है एक लागत मूल्य भी उनको मिल जाता है। तो भंडारण की समस्या भी भंडारण की पर्याप्त सुविधा भी यहाँ की एक कृषि में जो है एक मूल समस्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। रबी फसल कौन सा है, खरीफ फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है, ये कब बोया जाता है, कौन सी फसल आपका किस श्रेणी में आता है। साथ में इसमें आपको रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है, जैसे गेहूँ जौ सरसों और कपास दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा अलग है। तो आपको थोड़ा सा जो है लॉजिकली तरीके से आपको इसको पढ़ अगर लेते हैं तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आशा करता हूं कि आपको समझने में दिक्कत ना होगी। तो ऋतुओं के आधार पर भारत में फसलों का वर्गीकरण किया गया था, जिससे कि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल 3 तरह के फसल भारत में होते हैं। ठीक है, रबी फसल जो है मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में
जो है वो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। लगभग 5 महीने का डिफरेंस होता है, ठीक है, लगभग 5 माह का जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। और रबी फसल शीत ऋतु की फसलें हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो ठंड के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जब कुहासा लगी हुई रहती है तो गेहूं के छोटे छोटे पौधे जो है वो लगभग 20 या 22 दिन के हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग होलिका दहन जब करने जाते हैं तो हम लोग गांव में जो है वो जब गेहूं में जब बाल यानी दुधिया गेहूं जब हो जाती है तो उसको हम लोग एक तरह से गांव में जो है उसको पका के खाया जाता है, ऐसा परंपरा है। तो मैं बस याद करने के लिए बताता हूँ, ऐसा कोई अवधारणा नहीं है। तो इसमें क्या है, इससे पहले मैंने जो है वो कृषि क्रांति आपको पढ़ा दिया था, एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि कौन सी फसल किसके अंतर्गत में आता है। लेकिन मैं रबी फसल का जो है वो ट्रिक बता देता हूँ। इसका होता है आगे जोरा चम्मच। तो इससे क्या होगा, आपको एक फसल अगर आप याद कर लेते हैं तो लगभग आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ से क्या हो गया आलू, गे से क्या हो गया गेहूँ, जौ से क्या हो गया जौ, रा से क्या होगा दोस्तों, तो रा यहाँ नहीं है तो राई लिख लीजिएगा, और चौ से हो गया चना, म से हो गया मटर, और सौ से हो गया सरसों, ठीक है। तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ठीक है। और खरीफ फसल में मुख्यतः जो जून जुलाई में बोई जाती है और दिसंबर में काटी जाती है, तो खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसलें हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप देखते होंगे जब मानसून सक्रिय होता है भारत में 5 जून को भारत में मुख्यतः मानसून आ ही जाता है। तो उसके बाद धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द जो है यह मुख्यतः खरीफ फसल के हाथ में आता श्रेणी में आता है, ठीक है। और उसके बाद जायद फसल तो जानते ही हैं, जब ये दोनों फसलों के बीच में जब कुछ डिस्टेंस यानी कुछ जब दूरी रहती है, जैसे मार्च से लेके आपका जो है जून जुलाई के बीच में जब दूरी रहेगा, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसा है भारत का जिसमें मार्च में जो है वो काट लिया जाता है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जिस दिन हम लोग जो है वो बैसाखी मनाते हैं, तो 13 अप्रैल को लगभग जो है भारत में जितने भी गेहूँ का कटाई होता है उसको काट लिया जाता है लगभग। और मार्च से लेकर और जुलाई के बीच में जो समय बचता है जून जुलाई के बीच में, उसमें जो है हम लोग मुख्यतः कुकुरबोटेसी कुल का जितने भी फसल है उसको जो है उगाते हैं, जिससे कि क्या होता है भारत में इसमें मुख्यतः पानीदार फसलें होते हैं। तो तरबूजा हो गया, हम लोग गांव में बोलते हैं तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, हम लोग राइट भी जानते हैं, एक लंबा लंबा जो होता है खीरा का ही एक प्रजाति है, तो आप उसको भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सब फसल जो है क्लियर हो गया होगा। अब कृषि के प्रकार, भारत में कृषि के बहुत सारे छोटे छोटे प्रकार हैं, क्योंकि भारत जो है एक विविधताओं वाला देश है, और यहाँ पे पर्वत, पठार, उसके बाद जो है भारत में हर तरह के भारत जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, साथ में यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है वहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय जोन मिलता है। उसके बाद ऊपर में आप हिमालयन क्षेत्र में जाइएगा तो ठंडी जलवायु मिलेगी, तो उसके आधार पर जो है वो बनाया गया है इसको, ठीक है। तो फसल चक्र क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र मुख्यतः हम लोगों ने गांव में पढ़ा था जब हम लोग स्कूलों में जाते थे। 2 धान्य फसलों के बीच एक दलहन फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो 2 धान्य फसल मतलब 2 फसल के बीच में एक जो है वो दलहन का फसल लगाते हैं, जिससे कि मिट्टी में उर्वरा क्षमता जो है वो बनी रहती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका मुख्यतः जितने भी दलहनी फसलें हैं उसके जड़ में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जिसको कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल के भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में उनका मुख्य योगदान रहता है, ठीक है। तो भारत में किसी भाग में योजनाबद्ध रूप से बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ी रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है उसके बाद जो है आप पहले अगर आप लोगों ने ज़्यादा पानी वाले फसल को आप लोगों ने बो दिया है तो उसके बाद बीच में जो है नॉर्मल आप फसल बो सकते हैं, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा पानी वाले फसल जो है उसको बो सकते हैं। जैसे गेहूँ और चावल में ज़्यादा जो है वो आपका पानी का ज़रूरी पड़ता है, गेहूँ में उससे कम है, सरसों में ना के बराबर जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, एक शब्द है अनुबंध कृषि।
तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है, ठीक है। इसको आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं। जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे सपोज मान लीजिए आपका अगर चिप्स का बिजनेस है, तो आपको तो आलू पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तो किसान से जो है वो आलू का फसल से पहले जो है वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट बना के उसको जो है एक बॉन्ड पेपर पे साइन करवा के और उससे जो है ये आश्वासन ले लिया जाता है कि आप जो है आलू का फसल जो है उगाइए, मैं जो है आपका इस रेट से आपका ले लूँगा। सपोज मान लीजिए अगर 12 रुपये आलू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले साइन कर लिया है और उसके बाद अगर 13 रुपये आलू मार्केट में बिकता है, तो किसान जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो है 12 रुपये ही आलू देगा। और उसके बाद अगर सपोज उसके बाद अगर 8 रुपये आलू बिक रही है कम रेट में, तब पर भी कॉन्ट्रैक्टर जो है किसान से 13 रुपये आलू ही या फिर 12 रुपये पूर्व निर्धारित कीमत पर जो है ये वही लेगा। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। अब आ गया कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं भारत में सिक्किम एक प्रथम राज्य है जो कि ऑर्गेनिक खेती करने में नंबर 1 है। ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। कार्बनिक खेती उसे कहते हैं जो खेती बिना किसी रासायनिक खाद कीटनाशक के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जैसे कि गांव में अभी भी होता है। जैसे गोबर का प्रयोग करते हैं, जितने भी गाय जो गोबर देती है उसका प्रयोग करते हैं। हम लोग राख का भी प्रयोग करते हैं, जो घर में खाना वाना बनता है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो दोस्तों कृषि क्रांतियाँ जो है वो मैंने आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ाया इससे पहले, लेकिन कौन सी क्रांति किस क्षेत्र में आई है, कब आई थी, उसके जनक कौन थे, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा। हरित क्रांति, अब हम लोग चलते हैं पहले विश्व में चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति कृषि उत्पादक को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए उपयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। जैसे ग्रेगर मेंडल जो है वो बड़े वाले पौधे मटर जो है उसका और छोटे वाले पौधे जो है उसका क्रॉस ब्रीडिंग करवा के जो है वो मध्यम आकार के पौधे का निर्माण किए थे, जिससे कि उसके उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जहाँ तक कि उत्पादकता बढ़ा और जो है वो पौधा का आकार मध्यम होने के कारण उसमें जो है ज़्यादा कृषि लागत की ज़रूरत ना पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद 1965 में यूएसए और मेक्सिको, जो कि उत्तर अमेरिका का एक देश है, उसमें जो है वो कृषि क्रांति हुई और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। और कृषि के क्षेत्र में तो कृषि के क्षेत्र में तो नोबेल नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और उसी तरीके से अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी है। एक फेमस चेहरा, फेमस पर्सनालिटी है कृषि के क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 1967 में हुई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर भारत में पड़ा था, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या वाला देश है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और खाद्यान्न जो है यहाँ की एक मुख्य समस्या है। फसलें जो है उसको उन्नत बीज का प्रयोग करना, साथ में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सकता है, ठीक है। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल के उत्पादन में 3 गुना और गेहूं के उत्पादन में 5 गुना प्रभाव पड़ा था, ठीक है, यानी 5 गुना वृद्धि हुई थी। भारत की प्रमुख फसलें और विश्व में जो है उसके देश से तुलना हम लोग करेंगे। चावल की मुख्य खाद्य फसलें हैं। भारत विश्व का लगभग 21.7% चावल उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 है चावल उत्पादन में और विश्व में चीन नंबर 1 है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, मनीला में है, ठीक है। और भारत जो है वो चावल निर्यात जो है भारत जो है एक्सपोर्ट करने में मतलब विश्व में भेजने में जो है वो नंबर 1 है, ठीक है। गेहूं विश्व में जो है गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। विश्व में लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, विश्व में चीन का जो है वो पहला स्थान है, ठीक है। मतलब आप याद रखिएगा चावल उत्पादन में जो है चीन नंबर 1 है, लेकिन जो है भारत जो है विश्व को चावल खिलाने में नंबर 1 है, यानी भारत जो है
एक्सपोर्ट जो करती है चावल का यानी निर्यात जो करती है उसमें भारत नंबर 1 है। चीन जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है और ओवरऑल भारत में कृषि जितने भी फसल है उसका उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान आता है। ठीक है, भारत की फसलें एवं विश्व के साथ तुलना करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर में नंबर 1 है। राजस्थान में मुख्यतः बाजरा, सरसों ये जो है उत्पादन करने में नंबर 1 है। और आप देख सकते हैं अभी नया करंट का डाटा के अनुसार 1-2 डाटा जो है इसमें फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मानसून के आधार पर जो है भारत में जो है कृषि का वर्गीकरण होता है। अगर मानसून अच्छी हुई तो किसी स्टेट में अच्छे उत्पादकता के आधार पर जो है उसको आकलन हर साल 1.5 साल पे जो है वो 6 महीना पे बदल जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, आलू, मसूर उत्पादन में नंबर 1 है। राजस्थान का स्थान जो है पहला है बाजरा और सरसों में। रबर में भारत केरल नंबर 1 है। थाईलैंड विश्व में नंबर 1 है। गन्ना में ब्राज़ील विश्व में नंबर 1। उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 गन्ना में। चाय में चीन, भारत में असम। सोयाबीन में अमेरिका, भारत में मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश भारत को बोलते हैं। कॉफ़ी में ब्राज़ील, भारत में कर्नाटक है। दाल में भारत में मध्य प्रदेश है। ठीक है, दाल उत्पादन करने में भारत विश्व में नंबर 1 स्थान है। तब पर भी भारत को आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में दाल का खपत जो है प्रति व्यक्ति या फिर हर फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण दूसरे देशों से भारत को आयात करना पड़ता है दाल का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चलिए हम लोग MCQ के माध्यम से जो है उसको पूरा रिकॉल करेंगे। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी है। ठीक है, जो कि 1966 से 1967 में कृषि क्रांति के जो है वो प्रारूप को तैयार किए थे, और विश्व में अर्नेस्ट बोरलॉग जी हैं। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो कुरियन जी को कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन में आई थी, श्वेत क्रांति। ठीक है, उसके बाद झूम क्या है? झूम एक कृषि है। ठीक है, झूम एक कृषि है जिसके अंतर्गत जो है वो कृषि का एक तरीका है झूम कृषि। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल हो गया है। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसलें चावल है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूं और चावल के उत्पादन में। ठीक है, चावल में 3 गुना और गेहूं में जो है 5 गुना वो वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, गोल क्रांति किससे है? तो गोल क्रांति आपका जो है आलू से है। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? शिमला में है। ठीक है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो पहले तो आप रबी फसल याद होगा, आगे जोरा, चमस, तो उससे आप एक को आपको जो है हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं जो है वो रबी फसल है। ठीक है, तो आपको जितने भी बच गए हैं सब खरीफ फसल में आएंगे। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, विश्व में थाईलैंड, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, और 1970 के दशक में लगभग करनाल में जो है वहाँ पे दूध के क्षेत्र में अमूल जो है वो का सुधार हुआ था। तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो गेहूं का होता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है? तो गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक कहाँ पे होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र जो है उसका लगभग आपका वर्चस्व है। ठीक है, लेकिन 1903 में जो है सबसे पहले चीनी का मिल जो है वो भारत में खुला था। इससे पहले भारत में उद्योग जो है उसका वीडियो मैंने डाला था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो उसमें अच्छा रिस्पांस आप लोग का आया है, और आशा करता हूँ कि मेरा मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उसी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए और मेरा वीडियो देखिए, और कोई भी किसी भी तरीके का समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर कोई भी तरीके का डाउट है या कोई डाटा फ्लक्चुएट इसमें करता है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप जो है आप हमको बता सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।
पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।